उपाध्यक्ष या अध्यक्ष या उपाध्यक्ष को पद से हटाने का कोई संकल्प विचाराधीन है तब उसका पीठासीन न होना। लोकसभा की किसी बैठक में जब अध्यक्ष को उसके पद से हटाने का संकल्प विचाराधीन है तो अध्यक्ष पीठासीन अधिकारी नहीं होगा ऑब्वियसली, या जब उपाध्यक्ष को उसके पद से हटाने का कोई संकल्प विचाराधीन है तो उपाध्यक्ष उपस्थित रहने के बावजूद पीठासीन अधिकारी नहीं होगा। जब अध्यक्ष को उसके पद से हटाने का कोई संकल्प लोकसभा में विचाराधीन है तो उसको लोकसभा में बोलने और उसकी कार्यवाहियों में भाग लेने का अधिकार होगा। जब लोकसभा में वो अध्यक्ष के तौर पर काम कर रहा है, इसको हटाने की कोई बात नहीं है, इस समय ये किसी भी विषय पर वोटिंग नहीं करेगा। प्रथमतया वोटिंग नहीं करेगा। बराबर बराबर वोट पड़ गए, 50-50 वोट पड़ गए, तो फिर निर्णायक वोट, कास्टिंग वोट ये देगा, ठीक। लेकिन जब इसको हटाने का संकल्प ऑलरेडी अंडर कंसिडरेशन है तो उस समय ये प्रिजाइडिंग ऑफिसर नहीं है, पीठासीन अधिकारी के तौर पर काम नहीं कर रहा है। उस समय ये कार्यवाहियों में हिस्सा ले रहा है क्योंकि मेंबर तो है ही लोकसभा का, तो उस समय ये फर्स्ट इंस्टेंस में वोट डालेगा। लेकिन कास्टिंग वोट तो अध्यक्ष का एक अध्यक्ष के साथ जुड़ी हुई सहूलियत है ना कि वो कास्टिंग वोट दे सकता है, उसके राइट्स हैं। अब ये अध्यक्ष के तौर पर तो है नहीं क्योंकि इसके अगेंस्ट मामला चल रहा है, कंसिडरेशन में है, तो फिर ये प्रथमतया वोट डाल सकता है लेकिन कास्टिंग वोट नहीं डाल सकता। पहला कंडीशन ये है कि सत्र का अवसान हुआ। सत्र का अवसान मतलब कितने सत्र होते हैं? संविधान के हिसाब से किसी सत्र की, और सत्र मतलब क्या समझते हैं? बजट सत्र, मॉनसून सत्र, शीतकालीन सत्र, ठीक है। तो सत्र, किसी भी सत्र के अंतिम तारीख और अगले सत्र के पहली तारीख के बीच 6 मास का अंतर नहीं होना चाहिए, 6 महीने का अंतर नहीं होना चाहिए। यही हाल संसद की स्थिति में और यही हाल राज्य के विधानमंडल की स्थिति में है। इसका मतलब कि कम से कम 2 सत्र विधानमंडल के मामले में भी, राज्य में भी और संसद के मामले में भी कम से कम 2 सेशन होंगे ही होंगे। बात स्पष्ट है, 2 सत्र तो होंगे ही होंगे, संविधान यही कहता है। तो पहले सत्र में मान लीजिए कोई विधेयक आया, ठीक है। अब ये विधेयक अभी लंबित है विधानसभा में या विधान परिषद में, और सत्र का अवसान हो गया। मतलब अगर बजट सत्र है, बजट सत्र खत्म हो गया, या मॉनसून सत्र है, मॉनसून सत्र खत्म हो गया, या शीतकालीन सत्र है, शीतकालीन सत्र खत्म हो गया, अवसान हो गया, अब अगला सत्र आएगा फिर। तो इस कंडीशन में ऑब्वियस है कि ये विधेयक लैप्स नहीं करेगा, खत्म नहीं होगा, व्यपगत नहीं होगा। हिंदी में इसी को कहते हैं व्यपगत और अंग्रेजी में कहते हैं लैप्स। जैसे हमने संसद में पढ़ा था कि भाई लोकसभा अगर विघटित हो गई तो फिर क्या होगा? लोकसभा विघटन के बाद नया चुनाव होने वाला है, फिर नई सरकार बनेगी, नई लोकसभा का गठन होगा। तो उस कंडीशन में जो पुरानी लोकसभा में विधेयक लंबित थे उनका क्या हुआ, यही यहां पर हम जानना चाहते हैं, ठीक। तो क्या जानना है यहां जानना है कि अगर सत्र का अवसान हुआ तो विधेयक पर कोई असर नहीं पड़ेगा, लंबित विधेयक लैप्स नहीं होगा, उसको अगले सत्र में उस पर कार्यवाही शुरू कर दी जाएगी। लेकिन अगर विघटन हो गया विधानसभा का, विधानसभा के विघटन के कंडीशन में अगर विधेयक विधानसभा में लंबित है, ठीक है, तो फिर यह लैप्स कर जाएगा। अगर विधेयक विधानसभा से पास होके विधान परिषद में लंबित है तो भी लैप्स कर जाएगा। एक कंडीशन यह हुआ कि ज्वाइंट सिटिंग के लिए सूचित कर दिया गया है, बुला दिया गया है, और उसके बाद लोकसभा विघटित हो गई।
और दूसरा कंडीशन ये हुआ कि ज्वाइंट सिटिंग की नौबत आ गई है, बुलाना है, लेकिन इसकी सूचना नहीं दी गई है, मतलब अभी आहूत नहीं किया गया है, कॉल नहीं किया गया है ज्वाइंट सिटिंग, और लोकसभा विघटित हो गई। इन दोनों कंडीशंस में अंतर है। पहला कंडीशन, अगर ज्वाइंट सिटिंग कॉल कर दिया गया है और लोकसभा विघटित हो गई तो भी ज्वाइंट सिटिंग होगा और विधेयक पारित होगा। ठीक है, ज्वाइंट सिटिंग कॉल कर दिया गया है, लेकिन जब ज्वाइंट सिटिंग कॉल कर दिया है और लोकसभा विघटित हो गई तो ज्वाइंट सिटिंग होगा, और नहीं कॉल किया गया है, अभी गतिरोध के बाद नहीं कॉल किया गया और लोकसभा विघटित हो गई तो फिर खत्म हो गया, लैप्स कर गया। इन दोनों कंडीशंस को भी आपको याद रखना है। कि राष्ट्रपति समय समय पर सदनों का या किसी सदन का सत्रावसान कर सकेगा, और ख में लिखा हुआ है लोकसभा का विघटन कर सकेगा। ठीक, अब बताइए किसके परामर्श पर करेगा, किसकी सलाह पर करेगा? राष्ट्रपति खुद से करेगा या फिर मंत्रिपरिषद की सलाह से करेगा? सत्र को बुलाना, सत्र का अवसान करना, खत्म करना, लोकसभा का विघटन करना, ये किसकी सलाह पर होगा? काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स की सलाह पर, मंत्रिपरिषद की सलाह पर करेगा। ठीक है, तो राष्ट्रपति सलाह मानने के लिए तभी तक बाध्य है जब तक कि सरकार को बहुमत हासिल है लोकसभा में। ठीक है, क्योंकि सामूहिक रूप से मंत्रिपरिषद किसके प्रति उत्तरदायी है? लोकसभा के प्रति। लोकसभा में जब विश्वास खो चुका है काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स, तो लोकसभा में विश्वास खोने के बाद इसका मतलब अब वो बहुमत में नहीं है। इसके बाद प्रधानमंत्री ने अगर कहा या काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स ने कहा कि लोकसभा को विघटित करके फ्रेश इलेक्शन कर दीजिए, तो यहां राष्ट्रपति अपने विवेक से निर्णय ले सकता है कि लोकसभा को भंग करना है या फिर नहीं करना है। प्रतिषेध मतलब हो गया प्रोहिबिशन, रोकना। रोकेंगे किसको? जो कोई कुछ काम कर रहा हो उसको रोक सकते हैं, जो काम कर चुका हो उसको रोकेंगे। रोकने की कंडीशन क्या है? कोई गलती कर रहा हो उसको रोका जा सकता है कि भाई नहीं, ये तुमको नहीं करना है, ये तुम अपने अधिकार क्षेत्र के बाहर जा रहे हो, ये तुम गलत कर रहे हो। जो कोई काम कर रहा है उसको रोका जाए। तो रोकने का काम कब होगा? जब न्यायालय कौन जारी करता है? दोनों को कौन जारी करता है? प्रतिषेध, प्रोहिबिशन और उत्प्रेषण, दोनों को किसके अगेंस्ट जारी किया जाता है? किसको जारी किया जाता है? वरिष्ठ न्यायालय अधीनस्थ न्यायालय को जारी करता है। अब दोनों में टेक्निकल फर्क क्या है? प्रोहिबिशन तब होगा जब कोई काम किया जा रहा हो। न्यायालय ऐसा कौन सा काम करेगा जिसको रोकने की जरूरत पड़ेगी? न्यायालय ऐसा काम कर सकता है, अधीनस्थ न्यायालय जब अपने अधिकारिता के बाहर जाकर कोई फैसला, कोई सुनवाई कर रहा हो। तो अनुसूचित जातियों की पहचान कौन करेगा? सेम बात है, राष्ट्रपति। पहली बार में क्या होगा? राज्य और यूटीज से, जहां राज्यों के राज्यपाल से परामर्श ले लेगा, और सब जगह से रिकमेंडेशंस जब आ जाएंगे तो पब्लिक नोटिफिकेशन के द्वारा, लोक अधिसूचना के द्वारा अनुसूचित जनजातियां समझा जाएगा। ठीक है, तो इसका भी मतलब यही हुआ कि प्रेसिडेंट यानी कि सेंट्रल गवर्नमेंट यानी कि केंद्र सरकार राज्यपाल से परामर्श करेगा। राज्यों में, यूटीज में तो जरूरत ही नहीं है परामर्श करने की। सबसे एक परामर्श के बाद क्या हुआ? पब्लिक नोटिफिकेशन। उसके बाद फिर अनुसूचित जातियों का, जनजातियों का, एसटीज का, ठीक उसी विधि से जिस विधि से शेड्यूल्ड कास्ट का
की पहचान होती है वैसे ही एसटीज की पहचान होगी। एक बार जब पब्लिक नोटिफिकेशन हुआ उसके बाद कोई भी बदलाव संसद करेगी विधि के द्वारा, ठीक है, न कि राष्ट्रपति। तो बस इतनी सी बात है 341 और 342 में, और इस बात को आपको समझना है। टाइटल है वार्षिक वित्तीय विवरण, जिसको हम बजट कहते हैं। राष्ट्रपति प्रत्येक वित्तीय वर्ष के संबंध में संसद के दोनों सदनों के समक्ष भारत सरकार की उस वर्ष के लिए अनुमानित प्राप्तियों और व्यय, क्या रिसीव करेंगे और क्या खर्च करेंगे, इसका विवरण रखवाएगा। कौन रखवाएगा? प्रेसिडेंट। तो पहला पॉइंट क्या है? वार्षिक वित्तीय विवरण में राष्ट्रपति रखवाता है दोनों सदनों के समक्ष, जिसे इस भाग में वार्षिक वित्तीय विवरण कहा गया है। वार्षिक वित्तीय विवरण में दिए गए व्यय के एस्टिमेशन के संबंध में, अनुमान के संबंध में, इस संविधान में भारत की संचित निधि पर भारित व्यय के रूप में वर्णित व्यय के लिए अपेक्षित राशियां, मैंने बताया था ना कि व्यय को दो हिस्सों में कैटेगराइज किया गया है। एक, संचित निधि पर भारित व्यय, चार्ज्ड एक्सपेंडिचर, किसी अनुदान की मांग को राष्ट्रपति की सिफारिश पर ही किया जाएगा, अन्यथा नहीं। अब ये स्टेटमेंट आपको याद रहना चाहिए कि भाई ग्रांट की डिमांड किसके कहने पर होगा? राष्ट्रपति के कहने पर होगा, ठीक है, राष्ट्रपति की सिफारिश पर होगा। जब ये सब हो गया तो फ्रांस में एक व्यवस्था चलती है, ट्रेडिशनल, वहां के कन्वेंशन का पार्ट है, परंपरा का पार्ट है, कि जब पहली बार वहां बैठी विधायिका या फिर संविधान सभा, तो फ्रांस से हमने सीखा था कि अस्थायी अध्यक्ष का चुनाव कर लेंगे, और अस्थायी अध्यक्ष का चुनाव किया गया संविधान सभा के 9 दिसंबर 1946 को। डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को बनाया गया अस्थायी अध्यक्ष। ऑन कर दो, ये ऑफ हो गया है, ठीक है। 11 दिसंबर 1946 को फिर से बैठी संविधान सभा, और उस दिन डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को चुन लिया गया अध्यक्ष, स्थायी अध्यक्ष, ठीक है। पहला प्रावधान था कि भाई अखिल भारतीय संघ की स्थापना होगी, और संघ यहां आ गया है, फेडरेशन है बेसिकली इंग्लिश में, यूनियन नहीं है। तो एक बार हम देख लेते हैं परिसंघ संघ में क्या अंतर है, ये कंफ्यूज करता है आपको। ठीक है, देखिए परिसंघ और संघ को समझ लीजिए, आगे भी काम आएगा। जैसे आप 10 दोस्त या 20 दोस्त पढ़ाई करते हैं, अलग अलग अपने अपने घर में पढ़ाई करते हैं, और आपने तय किया है कि हम एक जगह इकट्ठा होके पढ़ाई करेंगे, एक किसी अपने दोस्त के यहाँ या अपने टीचर के यहाँ। अपने टीचर के यहाँ पहुंचेंगे, 20 लोग एक जगह बैठकर पढ़ाई करेंगे, ठीक है। ये टीचर है आपका, और यहाँ पर आप लोग हैं, बैठे हुए हैं, यहाँ पढ़ाई कर रहे हैं, एक साथ आ गए। लेकिन इसमें से किसी पर भी ऐसा कोई लीगल बाउंडेशन नहीं है कि ये छोड़कर नहीं जा सकता है। मान लीजिए 20 लोग थे, हो सकता है इस आदमी का मन ना करे बाद में आने का, ये इसमें से बाहर आ गया, ठीक है, ये अपना अकेले पढ़ेगा। फिर इसका मन हुआ, ये भी बाहर आ गया, ये भी अपना अकेले पढ़ेगा या किसी और ग्रुप के साथ पढ़ेगा, कोई बाध्यकारी नहीं है। इसी तरीके से कई राज्यों ने जब आपस में सहमति बनाई कि हम एक साथ कुछ मुद्दों पर निर्णय लेंगे, जैसे कि विदेश संबंध हो गया, विदेश नीति हो गई, जैसे रक्षा हो गया, संचार हो गया, ऐसे मैटर्स जो सारे राज्यों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट हैं, उसके लिए हम सामूहिक रूप से निर्णय लेंगे, और बाकी सारे निर्णय अपने अपने राज्य के स्तर पर लेते रहेंगे। शिक्षा, स्वास्थ्य, ये सब हम लोग डिसाइड करेंगे अपने अपने लेवल पर, लेकिन कुछ मैटर्स पर हम लोग सामूहिक रूप से निर्णय लेंगे। लेकिन
अगर हम यहां फिट नहीं बैठेंगे, आपके साथ हमारा मन नहीं लगेगा, हम बाहर हो जाएंगे। तो ये है परिसंघ। तो लिख दिया गया कि भाई स्पष्ट करके कि संसद संविधान के किसी भी उपबंध में इंक्लूडिंग फंडामेंटल राइट्स परिवर्तन कर सकती है, वेरिएशन कर सकती है, परिवर्धन कर सकती है, एडिशन कर सकती है, या निरसन कर सकती है, रिपील कर सकती है। इस संविधान में किसी बात के होते हुए भी संसद अपनी संविधायी शक्ति का प्रयोग करते हुए, संविधायी शक्ति का मतलब यहां क्या है? संविधान में संशोधन करना, काटना, छांटना, जोड़ना, हटाना, ये सब पहले कौन किया करता था? जब संविधान बन रहा था, संविधान सभा। तो संविधान सभा वाली शक्ति ही दरअसल आर्टिकल 368 में, ठीक है। तो इसलिए इसको संविधायी शक्ति या कॉन्स्टिट्यूएंट कहा गया है, ठीक है, पावर। तो संविधायी शक्ति का प्रयोग करते हुए संविधान के किसी उपबंध का परिवर्धन, इस संविधान के किसी उपबंध का परिवर्धन, एडिशन किया जा सकता है, परिवर्तन, वेरिएशन किया जा सकता है, या निरसन, रिपील किया जा सकता है, के रूप में संशोधन इस अनुच्छेद में अधिकथित प्रक्रिया के अनुसार कर सकेगी। फिर 109 देख लीजिए। धन विधेयक राज्यसभा में पूरा स्थापित नहीं किया जाएगा, प्रस्तुत नहीं किया जाएगा, मतलब सिर्फ और सिर्फ लोकसभा में प्रस्तुत किया जाएगा। धन विधेयक लोकसभा द्वारा पारित किए जाने के बाद राज्यसभा को उसकी सिफारिशों के लिए पारित किया जाएगा। ध्यान रखिए, यहां शब्द है सिफारिश। सिफारिश का मतलब संशोधन नहीं। राज्यसभा की बस इतनी ही शक्ति है धन विधेयक के संबंध में कि वो रिकमेंड करे जो भी उसके सुझाव है। उसके लिए भी 14 दिन का वक्त दिया जाता है। 14 दिन के वक्त के भीतर वो रिकमेंडेशंस के साथ लोकसभा को वापस कर दे, और लोकसभा उस रिकमेंडेशन को माने ना माने लोकसभा की मर्जी है, तो पारित हो गया वो। अगर इसने 14 दिन के भीतर कोई सिफारिश नहीं भेजी है तो ऐसे भी पारित समझा जाएगा। वही ये लिख रहा है कि जब धन विधेयक लोकसभा द्वारा पारित करने के बाद राज्यसभा को उसकी सिफारिशों के लिए भेजा जाएगा, और राज्यसभा विधेयक की प्राप्ति की तारीख से 14 दिन की अवधि के भीतर विधेयक को अपनी सिफारिशों सहित लोकसभा को लौटा देगी, और ऐसा होने पर लोकसभा राज्यसभा की सभी या किन्हीं सिफारिशों को स्वीकार या अस्वीकार कर सकता है। मतलब यह हुआ, पहली चीज, मनी बिल हमेशा सिर्फ और सिर्फ लोकसभा में ही पेश किया जाएगा, राज्यसभा में नहीं। पहली बात, सिर्फ और सिर्फ लोकसभा में, ठीक। दूसरी बात, राष्ट्रपति की पूर्व स्वीकृति अनुमति से किया जाता है इसको, यह भी नोट कर लीजिए, जरूरी है इसके लिए। तीसरी बात, लोकसभा से पारित होने के बाद जब ये आगे बढ़ेगा राज्यसभा, और उसके बाद प्रेसिडेंट के पास फाइनली जाएगा, लोकसभा स्पीकर इसको प्रमाणित करेगा कि यह धन विधेयक है, ठीक है। प्रमाणित करना जरूरी है लोकसभा स्पीकर के द्वारा। और मनी बिल है या नहीं, ये लोकसभा स्पीकर की शक्ति है, ये बताएगा कि भाई मनी बिल है भी या नहीं। यानी इसका निर्णय लोकसभा अध्यक्ष पर है कि मनी बिल है कि नहीं। जब लोकसभा ने इसको राज्यसभा के लिए भेज दिया तो राज्यसभा के पास बहुत ही सीमित शक्ति है। क्या शक्ति है? लोकसभा से पारित होकर राज्यसभा के पास गया, इसके पास 14 दिन का वक्त दिया गया है इसके बीच में अपने सिफारिशें भेजने के लिए, रिकमेंडेशन भेजने के लिए, संशोधन करने के लिए नहीं। यानी क्या हुआ, सिर्फ और सिर्फ सिफारिश भेज सकता है, यह अस्वीकार नहीं कर सकता उसको, ठीक है। इसमें कोई संशोधन नहीं कर सकता, सिर्फ क्या कर सकता है, सिफारिश कर सकता है। अब ये जब सिफारिश कर देगा तो लोकसभा की मर्जी है उन सिफारिशों को माने या ना माने। अगर नहीं मानती है फिर भी
पास हो गया, पारित हो गया। ठीक है, अगर मान जाती है तो संशोधनों के साथ वो पारित हो जाएगा मानने पर, और नहीं मानने पर भी पारित होगा। अगर मान लीजिए 14 दिन तक राज्यसभा ने कोई सिफारिश नहीं भेजा तो भी ये दोनों सदनों से पारित माना जाएगा। ठीक है, ऐसा क्यों किया गया है? ऐसा इसलिए किया गया है कि भाई धन विधेयक इतना महत्वपूर्ण है कि अगर धन विधेयक में राज्यसभा को शक्ति दे दी गई और राज्यसभा में सरकार का बहुमत नहीं हुआ और धन विधेयक वहां अटक गया, तो सोचिए भारत सरकार 1 रुपया खर्च नहीं कर पाएगी, क्योंकि बजट में जो विनियोग विधेयक है, वित्त विधेयक है, ये सारे विधेयक धन विधेयक के अंतर्गत आते हैं, और इसके बिना तो आप फंड से 1 पैसा नहीं निकाल सकते, तो फिर सरकार, देश चलेगा कैसे? इसलिए राज्यसभा को सीमित शक्ति दी गई है। इसमें संसद द्वारा कानून बनाने के लिए एक त्वरित विकल्प प्रदान करता है। जब भी सरकार को ऐसा लगता है कि कोई बिल राज्यसभा में फंस सकता है और सरकार के पास राज्यसभा में बहुमत नहीं है, तो सरकार ऐसे बिल को धन विधेयक घोषित करवाकर कानून बनवा देती है। आपको बता दें, अनुच्छेद 109 के तहत धन विधेयक के रूप में पेश किए गए विधेयक को केवल लोकसभा से सहमति की आवश्यकता होती है और राज्यसभा के पास विधेयक पर विचार करने और सिफारिशों के साथ इसे वापस करने के लिए केवल 14 दिन का समय होता है। लोकसभा या तो इन सिफारिशों को स्वीकार कर सकती है या अस्वीकार कर सकती है और धन विधेयक को कानून बना सकती है। नॉर्थ ईस्टर्न काउंसिल एक्ट 1971 के द्वारा तो 7 राज्यों से मिलाकर बन गया नॉर्थ ईस्टर्न काउंसिल, और बाद में सिक्किम इसमें शामिल हो गया 2002 में, क्योंकि नॉर्थ ईस्टर्न काउंसिल एक्ट 1971 में 2002 में संशोधन हुआ। उसी के लिए गवर्नर और मुख्यमंत्री, और उत्तर नॉर्थ ईस्ट के सारे अब 8 स्टेट इसमें हैं। ठीक है, गवर्नर और मुख्यमंत्री इसके सदस्य होते हैं। चेयरमैन और 3 अन्य सदस्य राष्ट्रपति के द्वारा नॉमिनेटेड होते हैं। तो अभी आईएससी में तो हमने पढ़ा कि पदेन अध्यक्ष उसका कौन है? प्रधानमंत्री। जोनल काउंसिल में हमने पढ़ा पदेन अध्यक्ष कौन है? केंद्रीय गृह मंत्री। लेकिन नॉर्थ ईस्टर्न काउंसिल एक्ट के जरिए जो नॉर्थ ईस्टर्न काउंसिल बना, जिसमें 8 राज्य हैं, उसमें चेयरमैन और अन्य 3 सदस्य राष्ट्रपति द्वारा नाम निर्देशित होते हैं। गवर्नर और मुख्यमंत्री इसमें सदस्य होते हैं। तो अभी तक परिसीमन कहां का कब कब हुआ? 1952, 1962, 1972। ये परिसीमन हुआ जो लोकसभा के सीटों का आवंटन राज्यों के लिए हुआ, और 2002 वाले परिसीमन में प्रादेशिक क्षेत्रों के प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्रों को विभाजित किया गया। 2002 वाले में लोकसभा के सीटों के आवंटन पर काम नहीं किया गया, सिर्फ एक चीज पर काम किया गया। भारत में ऐसे परिसीमन आयोगों का गठन हुआ है 4 बार। सबसे पहली बार हुआ 1952 में, फिर 1963 में, फिर 1973 में, और अंतिम बार 2002 में। भाग कौन सा है ये? 9 क। पंचायत किस में था? भाग 9 में। और ये किस में है? भाग 9 क में। चलिए, आपातकालीन उपबंध भाग 18 संविधान का। आइए सबसे पहले बेयर एक्ट से पढ़ते हैं, फिर इसको समराइज कर लेंगे। आपात की उद्घोषणा आर्टिकल 352 से शुरू है। जैसे भाग 5 में हमने देखा संघ, भाग 3 में मूल अधिकार, भाग 4 में नीति निर्देशक तत्व। तो भाग कौन सा है आर्टिकल 368 का? 20। ठीक है, भाग 20 है जिसमें आर्टिकल 368 का जिक्र है। और भाग 20 में कितने आर्टिकल्स हैं? भाग 20 के भीतर कितने अनुच्छेद हैं? यह आइडिया है किसी को? भाग 20 में कितने अनुच्छेद हैं?
368 से लेकर कहां तक है? केवल 1। निर्वचन के जरिए बताया गया। जैसे एकांतता का अधिकार, सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि नैसर्गिक अधिकार है ये। किस मामले में? पोट्टुस्वामी केस 2017 का मामला है, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने कहा, पोट्टुस्वामी केस 2017, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जो एकांतता का अधिकार है वो नैसर्गिक अधिकार है। यानी आप किसी का फोन टेप करेंगे तो आप उसके एकांतता के अधिकार का उल्लंघन कर रहे हैं, निजता के अधिकार का भी उल्लंघन कर रहे हैं। निजता भी लिख लीजिए, निजता का अधिकार भी। ठीक है। फोन टेप करना, रात के वक्त किसी के घर में पुलिस घुस गई तो भाई एकांत कहां रह गया? वो एकांतता का अधिकार मौलिक अधिकार है, इसलिए रात में किसी के घर में पुलिस प्रवेश नहीं करेगी। अज्ञात जगह पर एकांत रहने का अधिकार, ये सब एकांतता के अधिकार के अंतर्गत हैं। और केस क्या है? केस पोट्टुस्वामी, जो कि आगे भी आएगा, इसको ध्यान रखिएगा। हाइड्रोजन फ्यूल सेल तकनीक एक सस्टेनेबल और स्वच्छ ऊर्जा सॉल्यूशन है। हाइड्रोजन फ्यूल सेल एक विद्युत रासायनिक उपकरण है जो ऑक्सीजन के साथ रासायनिक प्रतिक्रिया के जरिए हाइड्रोजन गैस को बिजली में परिवर्तित करता है। इसमें बाई प्रोडक्ट के तौर पर केवल जलवाष्प यानी वाटर वेपर निकलती है। रिवर्स ऑस्मोसिस सिस्टम यानी आरओ सिस्टम, जिसमें पानी को हाई प्रेशर के जरिए एक अर्धपारगम्य झिल्ली से गुजारा जाता है। यह हैवी मेटल और अन्य रसायनों को रोकता है। दूसरी तरफ इलेक्ट्रोकोएगुलेशन प्रक्रिया में पानी में धातु की प्लेटों के माध्यम से विद्युत का प्रवाह किया जाता है, जिससे पॉल्यूटेंट्स अलग हो जाते हैं। वहीं नैनो फिल्ट्रेशन एक उन्नत झिल्ली आधारित तकनीक है जो छोटे अणुओं और आयनों को हटाने में सक्षम है, जिससे आर्सेनिक और नाइट्रेट्स को प्रभावी रूप से हटाया जा सकता है। इसके अलावा बायो रेमेडिएशन भी एक पर्यावरण अनुकूल तरीका है जिसमें जीवाणु, कवक या पौधों का उपयोग करके पॉल्यूटेंट्स को हटाते हैं। इसी तरह फाइटो रेमेडिएशन में पौधों का उपयोग करके मिट्टी और पानी से पॉल्यूटेंट्स को हटाया जाता है। आयन एक्सचेंज रासायनिक प्रक्रिया भी एक तकनीक है जिसमें पानी में मौजूद अवांछित आयनों को हटाने के लिए रेजिन का उपयोग किया जाता है। यह प्रक्रिया विशेष रूप से हैवी मेटल और हार्डनेस पैदा करने वाले आयनों को हटाने में प्रभावी है। IISc की नई प्रक्रिया और इन विभिन्न तकनीकों के माध्यम से हम ये सुनिश्चित कर सकते हैं कि पॉल्यूटेड ग्राउंड वाटर में वापस पॉल्यूटेंट्स न जाएं और मानव तथा पशु स्वास्थ्य को कोई हानि न पहुंचे। इन सभी उपायों का संयुक्त उपयोग एक सुरक्षित और स्वच्छ जल स्रोत की ओर बड़ा कदम हो सकता है। कोको पश्चिम अफ्रीकी देशों की एक महत्वपूर्ण नकदी फसल है। इसे गर्म और आर्द्र जलवायु वाले क्षेत्रों में उगाया जाता है। अधिकांश कोको उत्पादक क्षेत्र भूमध्य रेखा से 20 डिग्री अक्षांशों के भीतर ही सीमित हैं। इसकी जो नदियां मिलती हैं, सहायक नदियां गंगा की, वो बाएं तट से मिलती हैं और बाएं तट से एक क्रम आपको याद रखना होता है। सबसे पहले रामगंगा, गोमती, घाघरा, ठीक है, गंडक, बूढ़ी गंडक बिहार में ही, और कोसी नेपाल से आती है, पटना के पास मिलती है, और महानंदा, ठीक है, और इसी के जस्ट आगे है फरक्का बराज, पश्चिम बंगाल यहीं से एंट्री हो जाती है पद्मा के रूप में। दोनों की आवाज में भी काफी अंतर है। तेंदुए की आवाज दहाड़ जैसी होती है, जबकि चीता दहाड़ता नहीं है। चीते का शरीर लीन और स्लिम होता है, जबकि तेंदुए का शरीर चीते के मुकाबले बहुत हेवी होता है। शिकार करते वक्त चीते 130 किलोमीटर प्रति घंटे तक की रफ्तार पकड़ सकते हैं, इसलिए ये खुले या छोटी घास वाले मैदानों में रहते हैं, जबकि तेंदुआ घने जंगलों से लेकर अर्ध शुष्क मैदानों में मिलता है।
यूरोपियन यूनियन ने अफ्रीकी देश नाइजर से सभी तरह के सुरक्षा सहयोग को समाप्त कर दिया है। दरअसल अफ्रीकी देश नाइजर की सेना ने तख्ता पलट कर दिया था। जनरल अब्दुर्रहमान तिब्यानी को विद्रोही सैनिकों ने अपने नेता के तौर पर घोषित किया था। छोटे से इस मुल्क में हुए तख्ता पलट में पश्चिमी देशों द्वारा रूस का हाथ बताया जा रहा है। अफ्रीका में तख्ता पलट की श्रृंखला में एक नया नाम जुड़ गया है। पश्चिम मध्य अफ्रीकी देश गैबन में तख्ता पलट देखने को मिला। हाल ही में गैबन में संपन्न हुए चुनावों का रिजल्ट आया था। साहेल हमेशा अंतर्राष्ट्रीय खबरों में बना रहता है। निम्नलिखित में से कौन सा एक साहेल के संबंध में सही है? यह अफ्रीका का सबसे कम विकसित, अशांत, अर्धशुष्क एवं जलवायु विभाजक प्रदेश है। दक्षिण पूर्व एशिया में पठारी क्षेत्रों को इसी शब्द से जानते हैं। यह वर्तमान में रूस और यूक्रेन के बीच विवादास्पद सीमाई इलाका है। उपर्युक्त में से कोई नहीं। साहेल को दुनिया के सबसे कम विकसित और आतंकवाद से ग्रस्त क्षेत्र मानते हैं। भौतिक रूप से यह एक खास प्रदेश है जो न तो पूरी तरह सहारा मरुस्थल में आता है, न ही वनीय क्षेत्र में। उत्तर में सहारा रेगिस्तान से और दक्षिण में सवाना और उष्ण वनस्पति प्रदेशों को यह अलग करता है। आपको बता दें कि वेनेजुएला के पास दुनिया का सबसे बड़ा प्रमाणित तेल भंडार है, लेकिन अमेरिका ने 2019 में दक्षिण अमेरिकी देश के तेल क्षेत्र पर व्यापक प्रतिबंध लगा दिए थे। हाल ही में अमेरिका ने ऐलान किया कि सूडान में पिछले 8 महीनों से संघर्ष के दौरान युद्ध, अपराध और मानवता के खिलाफ अपराध हुए। इस दौरान अमेरिकी विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन ने सेना और प्रतिद्वंद्वी अर्धसैनिक RSF यानी रैपिड सपोर्ट फोर्स से इस संघर्ष को रोकने के लिए कहा। गृह युद्ध जैसी जहां भी स्थितियां बनी हुई हैं उससे भी सवाल पूछा गया है पहले भी, तो इस बार भी आपको ध्यान रखना है। साल 2023 में भारत से पश्चिम बंगाल में स्थित शांति निकेतन और कर्नाटक के होयसल मंदिर समूहों को भी इस लिस्ट में शामिल कर लिया गया है। गुजरात का प्रसिद्ध लोक नृत्य गरबा यूनेस्को की रिप्रेजेंटेटिव लिस्ट ऑफ द इंटेंजिबल कल्चरल हेरिटेज ऑफ ह्यूमैनिटी में शामिल किया गया है। ये फैसला यूनेस्को की इंटर गवर्नमेंटल कमेटी फॉर सेफ गार्डिंग ऑफ इंटेंजिबल कल्चरल हेरिटेज की बोत्सवाना में आयोजित बैठक में लिया गया था। इसके बाद भारत की तरफ से रिप्रेजेंटेटिव लिस्ट में इंटेंजिबल कल्चरल हेरिटेज की संख्या 15 हो गई है। सीपीआई के बाद जयप्रकाश नारायण और राम मनोहर लोहिया की सोशलिस्ट पार्टी थी, जिसने 254 सीटों पर चुनाव लड़कर 12 सीटें हासिल की थी। कृपलानी साहब की केएमपीपी केवल 9 सीट जीतने में कामयाब रही। भारतीय जनसंघ केवल 3 सीटें जीतने में सफल रहा और इसके संस्थापक डॉक्टर मुखर्जी स्वयं कलकत्ता दक्षिण पूर्व निर्वाचन क्षेत्र से जीत गए। हिंदी माध्यम से यूपीएससी की तैयारी करते हैं आप, तो स्टडी IQIS हिंदी के प्रीलिम्स टू इंटरव्यू बैच यानी P2I बैच के बारे में तो जानते होंगे। अगर नहीं जानते तो मैं बताता हूँ। देखिए, P2I बैच में मिलता है 1000 घंटों से ज्यादा की लाइव क्लासेस, पीटी और मेंस के लिए टेस्ट सीरीज, क्रैश कोर्स, डेली करंट अफेयर्स और सीसेट क्लासेस, हर विद्यार्थी के लिए पर्सनल मेंटर, डेली आंसर राइटिंग, पीटी पास करने पर निःशुल्क आवासीय कार्यक्रम ज्वाइन करने जैसे बहुत सारे फीचर्स। तो अमृत लाइव कोड यूज कीजिए। 26 जून से शुरू हो रहे बैच में लीजिए एडमिशन। और कोई कंफ्यूजन हो तो amrit@studiiq.com पर मेल कर दीजिए।